हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है उसके स्टेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सबको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और जो बिल्कुल बेसिक है इस यूनिट का वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट और फॉर्मूले बताऊंगी, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करेंगे। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, हम पढ़ते हैं एक तो हमारे पास होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक केमिकल एनर्जी, वो आपस में कन्वर्ट होती रहती हैं। इलेक्ट्रिकल केमिकल में हो जाती है, केमिकल इलेक्ट्रिकल में। तो इसी बात को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या हमारे पास दो टाइप की सेल होती हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरी है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है उसमें हमारी जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। यानी कि हम जब अपरेटस सेट कर देते हैं, यानी कि सब कुछ तैयार कर देते हैं सेल को, तो यह सेल अपने आप वर्क करने लग जाती हैं। और जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उस केस में जो डेल्टा जी होता है वो हमारे पास नेगेटिव आता है। और जो डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी वो एनर्जी है सेल की जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। देखो अब हम जैसे कोई भी केमिकल लेंगे, कोई भी इलेक्ट्रोड लेंगे और कोई सॉल्यूशन लेंगे तो हमारे पास रिएक्शन होगी। उस रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी निकलेगी वो किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल में। और कितनी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी उसका पता हम डेल्टा जी से लगाते हैं। अब देखो सेल की खुद की एनर्जी खत्म हुई है, हमने बाहर से कोई एनर्जी नहीं दी, सेल ने अपने आप वर्क किया, तो इसकी एनर्जी कुछ ना कुछ घटेगी। वो कैसे पता चलेगा, वो डेल्टा जी से पता चलेगा, इसलिए यहाँ नेगेटिव का निशान आया है। और डेल्टा जी को कैलकुलेट करने का यह फॉर्मूला होता है -NFE। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन तो आता ही है। ये बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है और इसमें बस ये सभी वैल्यू रखनी है और हमारे पास आंसर आ जाता है। ये जो n होता है ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हुए रिएक्शन में, और ये फैराडे है, इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। और ये हमारे पास वोल्टेज है, मतलब सेल की जो ई सेल काउंट करते हैं ये हमारे पास वोल्ट में होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फैराडे, ये इसकी वैल्यू है। और ये हमारे पास सेल का ई होता है जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं, ये वोल्ट में मेजर करते हैं। तो देखो ये थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक है इलेक्ट्रोलिटिक, ये तो आपने बिल्कुल 9th-10th में आने लग जाता है, ये वाली इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम बाहर से एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देंगे और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है। तो इसमें इस सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। जब हम बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे ना तो ही इसमें केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल एनर्जी बनेगी, इसलिए इसको बोला गया है नॉन स्पॉन्टेनियस। इस सेल में जो रिएक्शन है वो हमें स्टार्ट करवानी है, अपने आप नहीं होती। लेकिन यहाँ क्या होता है, अपने आप रिएक्शन शुरू हो जाती है, इसलिए ये स्पॉन्टेनियस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी है पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब है, हमने बाहर से एनर्जी दी है इसको, इसलिए यहाँ डेल्टा जी पॉजिटिव आया है। अब देखो ये दोनों का एग्जाम्पल है। ये तो डैनियल सेल है, डैनियल सेल किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये, और ये इलेक्ट्रोलिटिक है। अब देखो इलेक्ट्रोलिटिक आपने पढ़ी होगी 9th-10th में, तो आ ही जाता है। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसमें एक तो हम ये कंटेनर लेते हैं और दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं, चाहे तो प्लेटिनम हो चाहे फिर गोल्ड हो, दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये सिर्फ अपना सरफेस प्रोवाइड करेंगे रिएक्शन के लिए, इन पर कोई रिएक्शन नहीं होती, ये एज इट इज ऐसे ही रहेंगे। तो एक कंटेनर है, दो हमने इलेक्ट्रोड ली हैं और फिर हम बैटरी लगा देंगे बाहर से। ये बैटरी क्या देगी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगी। क्या बोला था, हम यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो केमिकल में कन्वर्ट होगी, तो इसीलिए बैटरी लगाई गई है। अब जो एक इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम करेगी, दूसरी कैथोड का। एनोड पर हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पर नेगेटिव होता है। ये हमने बैटरी लगाई है और ये सॉल्यूशन डाला है। अब क्या इसमें डाला है, मोल्टन NaCl।
मोल्टन NaCl का क्या मतलब है, इसमें सिर्फ NaCl प्रेजेंट है। किस फॉर्म में, मोल्टन में, न ये प्योर लिक्विड है न ये प्योर सॉलिड है। उन सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेज है ये मोल्टन NaCl। एक होता है हमारे पास एक्वस NaCl। एक्वस NaCl में क्या होता है, NaCl प्लस वाटर, लेकिन यहाँ मोल्टन NaCl है, यहाँ कोई वाटर नहीं है, सिर्फ NaCl प्रेजेंट है। तो अब ये तो बिल्कुल बेसिक होता है। जो नोड होती है उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ये देखो, एनोड पर चाहे कैसी भी सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक हो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। तो ये जो मोल्टन NaCl का क्या मतलब है, यहाँ एक तो सोडियम प्रेजेंट है और एक Cl- प्रेजेंट है। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन तो जो एनायनिक स्पीशीज होती है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी का होता है। तो Cl- का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है इस पर ये नेगेटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा। तो जब Cl- का ऑक्सीडेशन होगा तो ये अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। यहाँ तो ये -1 में प्रेजेंट है, यहाँ ये 0 में प्रेजेंट है। तो देखो, एक क्लोरीन एटम था तो यहाँ भी एक भी जो क्लोरीन होता है वो Cl2 में एग्जिस्ट करता है, पर हमें एटम बैलेंस रखने होते हैं। एक Cl है तो यहाँ भी एक Cl है, इसलिए 1/2 लगाया गया है। और एक इलेक्ट्रॉन था तो ये इलेक्ट्रॉन, देखो Cl पहले -1 में प्रेजेंट था, अब 0 में, और 1/2 एटम को बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। तो ये तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो गया। अब कौन सा आयन रह गया, Na+। इसका क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसका रिमूव हो जाएगा। ये देखो कैथोड, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका, सोडियम पॉजिटिव का। इस सोडियम को ये एक इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, देखो Cl ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था वही इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास आता है। ये देखो, हम सोचते हैं कि बैटरी इलेक्ट्रॉन देगी, एक्चुअल में बैटरी इलेक्ट्रॉन नहीं देती। इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास इन्हीं से आता है। बैटरी का काम है कि इस एनोड पे तो ये पॉजिटिव चार्ज बना देगी, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और ये जो कैथोड है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो, Cl- ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है उस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, सोडियम ले लेगा। देखो, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये सोडियम मेटल बन गया। पहले कैटायन फॉर्म में था, अब अपनी न्यूट्रल फॉर्म में आ गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये फिक्स है, नोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। अब आयंस देखने होते हैं। जो एनायन होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 करेगा, वो डिपेंड करता है कितना चार्ज है। और जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए होते हैं वो कैथोड पर जाते हैं और उसको कैटायन ले लेता है। ये है ओवरऑल रिएक्शन। जब इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को जोड़ देंगे तो ओवरऑल रिएक्शन बनेगी। ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई है, Cl- था, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से ये Cl2 में कन्वर्ट हो गया और सोडियम पॉजिटिव का रिडक्शन हुआ है, तो ये देखो ओवरऑल रिएक्शन। देखो, ये Cl- था, इसका तो ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा। तो ये होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो, इलेक्ट्रोलिटिक का क्या बोला था, हम बाहर से एनर्जी देंगे, तो बैटरी लगाई है। बैटरी का काम था इन पे पॉजिटिव और माइनस चार्ज, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना है बैटरी का काम। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, जो Cl- ने लूज किया वो सोडियम ने ले लिया, बस। यहाँ एक ही बिकर होता है और 2 इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दोनों इनर्ट होती हैं, या तो प्लेटिनम की होगी या गोल्ड की। ये इनर्ट रहेंगी, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। अब अगर हम एक्वस NaCl ले लें, अब तो क्या था, मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl में क्या होता है, ये सॉलिड और लिक्विड के बीच की फॉर्म है, न ये प्योर सॉलिड है न ये प्योर लिक्विड है, ठीक है। तो बस 2 ही आयंस प्रेजेंट थे, तो कैटायन का तो रिडक्शन हो गया था और एनायन का ऑक्सीडेशन हो गया था। अब क्या होता है, यहाँ एक और आयन होता, देखो जैसे एक क्वेश्चन आएगा तब करवाऊंगी मैं, ठीक है। जरूरी नहीं है 2 आयन हो, यहाँ 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, ठीक है। वो एक क्वेश्चन है, उसमें बताऊंगी मैं आपको। अब चलते हैं डैनियल सेल पर। देखो, डैनियल सेल कौन सी सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्या बोला था कि यहाँ रिएक्शन अपने आप शुरू हो जाएगी,
ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा जी नेगेटिव आता है, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अब देखो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। डैनियल सेल में हम लेते हैं 2 बीकर, देखो एक ये है एक ये है, दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोड है। देखो यहाँ जिंक मेटल की इलेक्ट्रोड ली गई है और इसका ही सॉल्यूशन लेंगे 1 मोलर, और जो दूसरा बीकर है कॉपर की इलेक्ट्रोड है और कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन लेंगे 1 मोलर। और एक होता है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या है, ये चार्ज को बैलेंस करने का काम करता है। चार्ज को कैसे बैलेंस करेगा, जैसे यहाँ जब ये सेल वर्क करेगी तो यहाँ कैटायन ज़्यादा हो जाएंगे, कैटायन ज़्यादा हो जाएंगे तो ये जो, अब साल्ट ब्रिज में हम ये साल्ट लेते हैं पोटासियम नाइट्रेट, ये जो नाइट्रेट है ये तो यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ क्या हो जाएंगे ज़्यादा, यहाँ आयन ज़्यादा हो जाएंगे तो ये पोटासियम यहाँ आ जाएगा। तो ये जो साल्ट ब्रिज का काम है ये चार्ज को बैलेंस कर देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ कोई बैटरी नहीं लगाई है, 2 इलेक्ट्रोड ली हैं, ये जिंक है और इसका सॉल्यूशन, ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ये साल्ट ब्रिज का काम मैंने बता दिया, और दोनों वायर से कनेक्ट करती हैं। ठीक है, अब ये मैंने वो इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है जो करंट डिटेक्ट करता है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई बैटरी नहीं है, देखो यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक में बैटरी लगाई है, यहाँ कोई बैटरी नहीं, यहाँ तो सेल अपने आप काम करेगी और करंट बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोड तो है जिंक की और ये है कॉपर की। ठीक है, जो जिंक मेटल होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कॉपर कम होता है। जो जिंक क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, और मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये जो जिंक है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखो एक तो जिंक है और एक कॉपर, कौन सी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिंक है। तो जिंक क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस तरह काम करेगी, एनोड की तरह काम करेगी। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो जिंक है ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी और जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, देखो ये इलेक्ट्रोड थी, क्या बन गई, जिंक 2 पॉजिटिव है, जो आयन है वो तो सॉल्यूशन में आ जाएगा। ये देखो Zn2 पॉजिटिव, जो आयन है वो तो सॉल्यूशन में आ जाएगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस वायर से फ्लो कर जाएंगे। ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन लिख रखे। अब जो जिंक 2 पॉजिटिव था वो सॉल्यूशन में आ गया और इलेक्ट्रॉन है वो वायर से चले गए, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो क्या आ जाएगा, सिस्टम में करंट आ जाएगा और ये डिटेक्ट कर लेगा, या इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है। और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है और जो करंट की वो होती है अपोजिट। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस साइड। इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो दोनों अपोजिट होती हैं, इलेक्ट्रॉन उस साइड गए तो करंट इस साइड। तो ये बहुत ही बिल्कुल बेसिक और इम्पोर्टेंट बातें हैं, आपको बिल्कुल नोट कर लेनी है अपनी नोटबुक में। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको कौन लेगा, क्या बताया था मैंने, बैटरी का काम होता है सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन कर देना, लेकिन यहाँ तो कोई बैटरी नहीं थी। अब देखो ठीक है, जिंक 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में चले गए, इलेक्ट्रॉन ठीक है यहाँ से तो पास कर गए, यहाँ भी कोई लेने वाला होगा, तो कौन है यहाँ लेने वाला, कॉपर है। अब देखो अब सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, कॉपर 2 पॉजिटिव है। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर इसमें। ये देखो सॉलिड में, जो सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले, जिंक ने जो लूज किए थे 2 इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर 2 पॉजिटिव का प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड। और ये कॉपर सॉलिड जो नया कॉपर सॉलिड बना है ये इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ये देखो
ये जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव था ये रिड्यूस होता जाएगा और इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये जो इलेक्ट्रोड है नीचे से मोटी हो जाएगी क्योंकि एक्स्ट्रा कॉपर डिपॉजिट हो गया है। और ये जो जिंक इलेक्ट्रोड थी ये क्या होगी, इस पर जो जिंक प्रेजेंट है वो सॉल्यूशन में आता जाएगा, तो ये टाइम के साथ पतली हो जाएगी। अब थिन तो होगी टाइम के साथ क्योंकि इसका जितना भी जिंक है ये देखो ऐसी हो जाएगी। देखो ये तो क्या है, जिंक है वो सॉल्यूशन में आता जा रहा है। Zn से जो Zn2 पॉजिटिव बना वो तो सॉल्यूशन में आ गया और इलेक्ट्रॉन से यहाँ इस पर चले गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, कॉपर 2 पॉजिटिव ने लिए और इस पर जमा होता गया, तो ये मोटी होती गई और ये पतली होती गई। अब ये नहीं है कि ये रिएक्शन चलती ही जाएगी। अब एक समय ऐसा आएगा, देखो जिंक की क्या है, जिंक की है ऑक्सीडाइज होने की पावर। जिंक तो ये चाहता है मैं जल्दी से Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाऊं। जितने भी जिंक मेटल प्रेजेंट है यहाँ, जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, तो जिंक की है ऑक्सीडेशन होने की पावर। और ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है इनकी क्या है, रिड्यूस होने की पावर। रिड्यूस का क्या मतलब, ये इनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर है कॉपर 2 पॉजिटिव की। तो एक समय ऐसा आएगा जब जिंक बोलेगा कि बस मैं और ऑक्सीडेशन नहीं होगा मेरे से, ठीक है। देखो शुरू में रिएक्शन स्टार्ट होती है, पतली होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रोड बोलेगी बस अब मेरे ऊपर और ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ये कॉपर भी ये बोल देगा कि मैं और इलेक्ट्रॉन नहीं लूँगा। उस पॉइंट को बोलते हैं हम इक्विलिब्रिया, या फिर ये बोल दो कि रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। उस टाइम पे क्या होगा, इसकी जो ऑक्सीडाइज होने की पावर है और जो इसकी रिड्यूस होने की पावर है वो दोनों इक्वल हो जाएंगी। न तो ये इलेक्ट्रॉन देगा न ये इलेक्ट्रॉन लेगी। उस टाइम पर जो सेल है वो काम करना बंद कर देगी, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रिया, या फिर ये कह लो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो अब मतलब किसकी ऑक्सीडाइज होने की पावर है और किसकी रिड्यूस होने की पावर है उसको हम ई नोट की टर्म में मेजर करते हैं। देखो ई नोट ये होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ई नोट यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जो ऑक्सीडाइज होने की पावर है या रिड्यूस होने की पावर वो किसकी कितनी है वो हम ई नोट की टर्म में मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल लो या फिर स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ये रिडक्शन की टर्म में मापा जाता है। अब देखो इसको मैं बताती हूँ डिटेल में एक बार। ये ओवरऑल रिएक्शन देखो एनोड पर तो ये हुई थी और कैथोड पर ये हुई थी, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुए हैं उतने ही यहाँ गेन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए दोनों इलेक्ट्रोड पर। तो अब हम इन दोनों को ऐड कराएंगे तो हमारे पास ये ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी। जिंक है जिंक 2 पॉजिटिव में, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने क्या बताया था, ये ई नोट है। ई नोट को चाहे तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोल लो या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल लो। ये जिसका ज़्यादा होगा वो तो रिड्यूस होगी और जिसका कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगी। अब ये पूरी सेल है, अब हम ये देखेंगे कि इसने कितनी वोल्टेज दी हमें। देखो यहाँ बैटरी लगाई थी हमने, ठीक है, इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी और केमिकल में कन्वर्ट हुई। यहाँ कोई बैटरी नहीं लगाई है, इसने तो बल्कि हमें वोल्टेज दी है। कितनी वोल्टेज दी है वो कैसे पता चलेगा, ई नोट सेल से। ई नोट सेल कैसे कैलकुलेट होता है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ये फॉर्मूला आता है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। ई नोट सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। जैसे यहाँ कैथोड कौन थी, ये कॉपर वाली थी, तो यहाँ कॉपर का ई नोट लिखा जाएगा माइनस ई नोड ऑफ जिंक। एनोड का काम किसने किया, जिंक ने, तो ये आ गया। ये होती है आपकी सेल को रिप्रेजेंट करने की मतलब मेथड होता है कैसे रिप्रेजेंट। जैसे ये डैनियल सेल है, जब एनोड का काम तो जिंक रे और कैथोड का काम कॉपर, तो उस सेल को बोलते हैं हम डैनियल सेल। ये स्पेसिफिक नेम लिखा गया है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं तो डैनियल सेल है, अदरवाइज तो बहुत सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती हैं, चाहे किसी की इलेक्ट्रोड ले लें,
ठीक है, तो उसका नाम अलग हुआ। लेकिन अगर जिंक और कॉपर है तो पर्टिकुलर डैनियल सेल हो जाता है उसका नाम। ये देखो, ये सेल की रिप्रेजेंटेशन है। अब ये कौन सी साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में तो लिखते हैं हम एनोड और राइट साइड में कैथोड लिखते हैं। और बीच में दो वर्टिकल लाइन, ये तो साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, साल्ट ब्रिज को। और साल्ट ब्रिज के दोनों तरफ लिखा जाएगा आयन। कैथोड पर कौन सा आयन था, कॉपर 2 पॉजिटिव। किस कंसंट्रेशन में, 1 मोलर में। और ये क्या इंडिकेट करता है, ये फेज सेपरेशन। देखो, ये तो एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है और ये कॉपर सॉलिड, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इलेक्ट्रोड वाला कॉपर। इसी तरह लेफ्ट में एनोड लिखा जाता है, तो ये क्या है, ये आयंस प्रेजेंट है एक्वस मीडिया में। और ये जिंक है, ये इलेक्ट्रोड पर जो सॉलिड फॉर्म में जिंक प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। देखो, एक तो होते हैं हमारे पास ई नोट और एक होता है ई। जब हमारे पास कंसंट्रेशन तो 1 मोलर और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हो तो हमारे पास होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नोट। और जब जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर के बराबर नहीं है और जो टेम्परेचर है वो भी 25 डिग्री नहीं है, तो जो फिर हम देखते हैं ई सेल। देखो, 1 मोलर और रूम टेम्परेचर है स्टैंडर्ड कंडीशन, तो हमारे पास आता है ई नोट। और जब टेम्परेचर 1 मोलर नहीं है, नहीं मतलब कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है और ना ही टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, तो हमारे पास आता है ई सेल। ये हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये कोई और जनरल कंडीशन, चाहे कैसा ही टेम्परेचर हो, चाहे कैसी ही कंसंट्रेशन। अब देखो, when concentration is not equal to 1 molar and temperature is also not 25 डिग्री सेल्सियस, जो ई नोट सेल होता है वो हमारे पास किस में बन जाता है, ई सेल। ये देखो, इसके ऊपर तो मैंने डॉट लगाया है, यहाँ कोई डॉट नहीं। ये है स्टैंडर्ड कंडीशन, 1 मोलर कंसंट्रेशन और रूम टेम्परेचर, ये कोई भी कंडीशन है। और फिर देखो, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब हमारे पास कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है और टेम्परेचर भी कुछ भी दे रखे हो, स्टैंडर्ड के अलावा कोई भी कंडीशन है और हमें ई सेल कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला होता है। देखो, ई सेल, ई नोट सेल माइनस RT/NF ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखनी है। पहले हम जो ओवरऑल सेल रिएक्शन हो रही है सेल पर वो लिखते हैं, उसमें फिर देखेंगे प्रोडक्ट कौन से, रिएक्टेंट, उसमें फिर ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की। ये हमारे पास गैस कॉन्स्टेंट होता है, ये टेम्परेचर जितना भी दे रखा है ये केल्विन में लिखा जाएगा। ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एनोड और कैथोड पर इक्वल होने चाहिए। ये हमारे पास फेराडे है 96500 कूलम। ये फेराडे क्या होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसको फेराडे बोलते हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा वो इसके इक्वल होता है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन का ई नोट सेल था और ये हम जनरल किसी भी कंसंट्रेशन पर निकालना हो तो। अगर आप सेल के लिए कैलकुलेट करें तो देखो, ये जो नर्नेस्ट इक्वेशन होती है ना, ये हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म पर लगती है। देखो, अब इसका ए का क्या है, रिडक्शन दिखाया गया है, ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन है, किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। तो एक तो इसका स्टैंडर्ड ई नोट होगा। स्टैंडर्ड ई नोट तो पता है, कंसंट्रेशन 1 मोलर और टेम्परेचर 25 डिग्री। और अगर इससे कोई भी अलग कंडीशन आ गई और हमें ई सेल कैलकुलेट करना, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये देखो, मैंने क्या बताया था, ऊपर प्रोडक्ट लिखना है और नीचे रिएक्टेंट। ये देखो, इसमें ओ पॉजिटिव तो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो ऊपर तो प्रोडक्ट है और जो सॉलिड की कंसंट्रेशन उनमें कोई चेंज नहीं आता, तो उनकी जगह हम लिख देते हैं 1। और जो सिर्फ आयोनिक स्पीसीज हैं उनकी कंसंट्रेशन लिखते हैं, तो यहाँ ए पॉजिटिव। ये इस रिएक्शन का रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट। और डेल्टा जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, -NF। यहाँ से तो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला मतलब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूला बेस। बस ये लास्ट फॉर्मूला है। एट इक्विलिब्रिया ई सेल इज 0। मैंने क्या बोला था, एक टाइम ऐसा आएगा जो जिंक है वो बोल देगा मैं और ऑक्सीडाइज नहीं होऊंगा, कॉपर बोल देगा मैं और रिड्यूस नहीं होना चाहिए, और रिड्यूस नहीं होना चाहता। फिर उस टाइम पर क्या होगा, जो रिएक्शन है रुक जाएगी और उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रिया। और जो सेल है वो काम करना बंद कर देगी, काम करना बंद कर देगी तो ई सेल हमारे पास 0 आ जाएगा।
ई सेल जीरो होगा, ना कि ई नोट सेल जीरो। देखो ये ध्यान रखना, इक्विलिब्रिया पे ई सेल जीरो होता है, ना कि ई नोट जीरो होता है। और जो डेल्टा जी है वो भी जीरो हो जाएगा। अब सेल कोई काम ही नहीं कर रही तो उसकी एनर्जी कैसे डिक्रीज होगी? उसकी एनर्जी भी एज इट इज रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, तो डेल्टा जी भी जीरो। और इक्विलिब्रिया पे देखो, अब जब इक्विलिब्रिया पे आ जाएगा तो ये तो ई सेल तो हो जाएगा जीरो। ये मैंने क्या बोला था, ये जीरो नहीं होगा। और ये जो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, इसको हम क्या लिख देंगे? इसको हम लिख देंगे के इक्विलिब्रिया कांस्टेंट। जो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का जो रेशियो होता है इक्विलिब्रिया पे, उसको हम लिख देते हैं इक्विलिब्रिया कांस्टेंट। तो देखो ई सेल जीरो हो गया, ये जीरो नहीं होगा, और इसको के इक्विलिब्रिया लिख देंगे हम। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा? ये बनेगा, देखो ई नोट सेल RT/NF ln के इक्विलिब्रिया। अब क्या दे देगा कि कोई सेल दे देगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे देगा उसका, और हमारे पास ई नोट सेल पूछ लेगा। अब ये भी पूछ सकता है, देखो इक्विलिब्रिया कांस्टेंट देखिए, ये पूछ लेगा ई नोट सेल, फिर तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। और जब इक्विलिब्रिया कांस्टेंट दे दिया हमारे पास, ये गिवन है, और ई सेल पूछ लेगा, देखो ई सेल पूछ लेगा तो क्या आएगा? ये तो जीरो ही आएगा। इक्विलिब्रिया पे जो ई सेल होता है वो तो जीरो होता है, और जो ई नोट सेल है वो जीरो नहीं होता, वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इस पर भी क्वेश्चन आता है। जो ये फॉर्मूले हैं वो कंसेप्ट है जो एचटेट में रिपीट हुए हैं, वो मेंशन किए हैं मैंने, बाकी फॉर्मूले तो और भी हैं, वो हम जब थ्योरी की क्लास शुरू करेंगे तब। तो ये देखो, ये था बिल्कुल बेसिक आपका, जो बिल्कुल जिसको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था उसको आइडिया हो गया होगा क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये देखो 2019, 21, 22 और 24, ये जो क्वेश्चन है ये 4 सालों में आया हुआ है। देखो सबसे पहले मैंने 2024 के क्वेश्चन मेंशन किए हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2022, 21, 19 और 2024 में। और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा जी माइनस NFE। इस फॉर्मूले का अगर पता होगा किसी को भी तो वैल्यू रख के आसानी से आंसर आ जाएगा। तो देखो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं और रिपीट भी होते हैं। ये 4 बार आ चुका है तो आगे भी आएगा। तो इसलिए बोलती हूँ मैं कि प्रीवियस ईयर तो आप एक बार जरूर करो, और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। EMF ऑफ द सेल, ये सेल दे रखी है, कैडमियम है और एक सिल्वर है। इज 0.7 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। द फ्री एनर्जी चेंज फॉर इट इज। देखो गिवन क्या है, ई नोट सेल है। देखो टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, और उसने तो ई नोट दे दिया। देखो ई नोट की वैल्यू है 0.7 वोल्ट। डेल्टा जी कैलकुलेट कर रखा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फैराडे की वैल्यू हमें पता है 965 है। ई नोट की वैल्यू दे दी 0.7 वोल्ट है। क्या चाहिए हमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इन्वॉल्व हुए हैं। अब देखो कैडमियम है, कैडमियम किस में प्रेजेंट है? कैडमियम 2 पॉजिटिव में। अब देखो सबसे पहले तो ये है सेल की रिप्रेजेंटेशन। मैंने क्या बोला था, ये तो है साल्ट ब्रिज, और ये जो लेफ्ट पोर्शन होता है ये होता है हमारे पास एनोड का। ठीक है, देखो सेल की रिप्रेजेंटेशन ये थी, साल्ट ब्रिज था बीच में, और लेफ्ट में तो एनोड लिखी जाएगी और राइट में कैथोड लिखी जाएगी। अब एनोड का काम किसने किया है? कैडमियम ने। तो कैडमियम क्या करेगा? अब देखो कैडमियम किस फॉर्म में प्रेजेंट है? कैडमियम से कैडमियम Cl2 में जा रहा है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया, यही देखना था हमें। अब देखो ये कैडमियम है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैडमियम 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कैथोड का काम किसने किया? AgCl ने। अब AgCl यहाँ किस में प्रेजेंट है? +1 में प्रेजेंट है। अब इसका क्या होगा? इसका रिडक्शन होगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं इसको दो,
अब क्या है, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है और इस पर एक चार्ज है, तो हम इसके 2 मोल ले लेंगे बैलेंस करने के लिए। मैंने क्या बोला था, जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, जैसे कैडमियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन का ही रिडक्शन होगा, तो हम इसके 2 मोल ले लेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag सॉलिड में। ये देखो, अब हमें n की वैल्यू पता चल गई। n की वैल्यू कितनी है, 2 है। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, सेल ने अपने आप काम किया है तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करो। अब आपका जो आंसर आएगा अंजना, जितना भी आएगा वो आएगा जूल में, ठीक है। कूलम्ब इनटू वोल्टेज, इनकी मल्टीप्लाई से हमारे पास जूल आता है। इसकी कोई यूनिट नहीं, ये तो सिर्फ n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 135100, ये आएगा। तो मैंने देखो बिल्कुल जो पहले बताया था वो बता दिए। ये साल्ट ब्रिज था, लेफ्ट वाला पोर्शन एनोड का है, राइट वाला कैथोड का है। कैडमियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी की हमें रिक्वायरमेंट थी कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन हुए हैं, तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे। एफ की वैल्यू हमें पता होती है, E0 इसने दे दिया था और एन की वैल्यू ये। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा जूल में, पर पेपर वाले ने आंसर दे रखा किलो जूल में। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा 135.1 किलो जूल और नेगेटिव साइन। ये आंसर आपका फाइनल -135.10 किलो जूल। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बी, कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये देखो, ये बिल्कुल बेसिक सवाल था। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है ना, तो आपका 1 नंबर पक्का है। और ये एचटेट के प्रीवियस ईयर देख लो, जितने भी क्वेश्चन है 4 बार आया हुआ है। तो आप प्रीवियस ईयर भी कर जाते हो ना, तो भी आपका अच्छा स्कोर हो जाता है। और ये आंसर आपको ये ध्यान से देखना, ये जो इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद आता है जूल में, और पेपर वाला पूछता है किलो जूल में, तो आपको लास्ट में 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। और नेगेटिव साइन भी देखना। देखो 2 आंसर हैं, एक तो पॉजिटिव वाला है, एक नेगेटिव वाला है। और डेल्टा जी हमारा किस में आता है, इसमें नेगेटिव में आता है, तो ये नेगेटिव साइन का भी ध्यान रखना। ये नहीं है कि बस 135.1 देख लिया तो बस जल्दबाजी में ये वाला आंसर मेंशन कर देंगे, नहीं, सब कुछ देखना, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है, ये देखो 2024 में आया है और 23 में भी आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट कोई एग्जाम होगा, पूरे चांसेस हैं। तो एचटेट का तो काम है कि क्वेश्चन रिपीट करने होते हैं। स्टेटमेंट भी वही दे देगा, ये नहीं कि स्टेटमेंट तो बदल दी। व्हेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर सल्फेट वाज कैरिड आउट। अब क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस कौन सी सेल थी, ये वाली सेल थी, जिसमें एक ही बिक्र होता है। ये देखो, ये बैटरी लगा दी, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव है, ये कैथोड हो गई और ये एनोड। देखो मैं साथ में आपको थ्योरी भी बताती जाऊँ, बिल्कुल जिसको बेसिक भी नहीं आता उसको भी आइडिया हो जाएगा। और ये देखो सिल्वर सल्फेट है, यहाँ एक्वस सॉल्यूशन है, Ag2SO4 है, प्लस वाटर भी प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर सल्फेट वाज कैरिड आउट बाय प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड मैंने बताया चाहे प्लेटिनम की होंगी चाहे गोल्ड की, यहाँ प्लेटिनम ले रखा है। 1.6 ग्राम ऑक्सीजन वाज लिबरेटेड एट एनोड, द अमाउंट ऑफ Ag डिपोजिटेड एट कैथोड विल बी। अब देखो यहाँ क्या है, इस बीकर के अंदर एक तो Ag2SO4 है और एक H2O प्रेजेंट है। H2O से कौन से आयन आएंगे, H2O से आएगा H पॉजिटिव और OH माइनस। और Ag2SO4 से कौन से आयन आएंगे, Ag पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस। अब कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर मैंने बताया था कि रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होता है, पॉजिटिव स्पीसीज का होता है। 2 पॉजिटिव स्पीसीज हैं, H पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव, तो किसका रिडक्शन होगा, ये कौन बताएगा हमें, E0 बताएगा। जिसका ज़्यादा E0 होगा उसका ही रिडक्शन होगा। तो जो E0 होता है वो Ag का ज़्यादा होता है,
Ag पॉजिटिव का ज़्यादा ई नोट होता है तो इसका रिडक्शन होगा, ठीक है। तो Ag पॉजिटिव है प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किस में जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब है एनोड। एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन होगा, एनायनिक स्पीसीज का। एक तो सल्फेट है और एक OH माइनस है, किसका होगा, OH माइनस का होगा, ठीक है। अब देखो ये लिखती हूँ मैं एनोड का, एनोड का OH माइनस है, क्या लिबरेट, हाँ ये देखो ऑक्सीजन लिबरेट हुई है किस पर, एनोड पर। अब ये ऑक्सीजन यहाँ 2 माइनस में प्रेजेंट है, ठीक है, किसमें प्रेजेंट है, 2 माइनस में। तो ये ऑक्सीजन चली जाएगी इसमें, एक एटम है तो यहाँ भी एक होना चाहिए, इसलिए 1/2 लगा है। प्लस H पॉजिटिव है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं उतने ही कैथोड पर जाने चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 2 लिख दो। अब एक सिल्वर तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो दोनों लेने के लिए 2 सिल्वर हो जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो ये देखो ये रिएक्शन थी, ये थी इलेक्ट्रोलिसिस सेल। स्टार्टिंग में मैंने बताया था मोल्टन एनएसीएल। मोल्टन एनएसीएल में क्या था, एक तो कैटायन था एक एनायन था, उन्हीं का ऑक्सीडेशन हुआ, उन्हीं का रिडक्शन हुआ। यहाँ देखो 2 तो हमारे पास कैटायन है, 2 एनायन है, किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन कौन बताएगा, ई नोट बताएगा। तो H पॉजिटिव और Ag में से इसका तो रिडक्शन होगा, OH माइनस और सल्फेट में से इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो हमारे पास ये रिएक्शन आई है, ठीक है। ये मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर होता चले। अब मैं फॉर्मूला बता के चली जाऊँ, इतने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, वो फिर आप रट्टा मारोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हमें इस रिएक्शन का काम था, ठीक है। अब मेरे को दूसरी नोटबुक में समझाना पड़ेगा। ये देखो अब मैं ना पहले रिएक्शन लिख लेती हूँ इस साफ पेज पर। एनोड पर क्या था, OH माइनस था, इसने क्या किया 1/2 O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H पॉजिटिव। देखो चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए और एटम भी, एक ऑक्सीजन थी एक ही है, एक H पॉजिटिव था एक ही है। और कैथोड की क्या है, 2 Ag पॉजिटिव लिए, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ये आ गई, ठीक है। अब क्या दे रखा है, ये देखो दे क्या रखा है, इसने बोला है 1.6 ग्राम ऑक्सीजन वाज लिबरेटेड एट एनोड, द अमाउंट ऑफ Ag डिपोजिटेड एट कैथोड विल बी। अब देखो 1.6 ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट करने में जितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी है उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी Ag डिपोजिट करने में लगी होगी। तो हम ये जो गिवन मास है ना ऑक्सीजन का, इसने ये तो बता दिया ऑक्सीजन इतनी लिबरेट हुई, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे, यानी कि कितना करंट पास हुआ है या फिर बोलो कितना चार्ज पास हुआ है। अब चार्ज का पता चल जाएगा तो हम इसका Ag का भी पता चल जाएगा। अब देखो जो O2 का मास होता है वो कितना होता है 32 ग्राम, ठीक है। और इसका अगर आधा मोल लेंगे तो कितना मास आ जाएगा 16 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ कितना है, ये 16 ग्राम है, ठीक है। और ये कितना है, ये है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये सारा मोल है, ये सारा मोल में चल रहा है, ये 1 मोल है OH माइनस का, ये आधा मोल है O2 का, ये 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, देखो 1 ऊपर लिखते हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो होता है 96500 कूलम, इसको बोलते हैं हम 1 फैराडे। अगर 2 मोल लेंगे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया है, इस पर कितना चार्ज होगा 2 × 96500, इसको हम क्या बोल देंगे 2 फैराडे, ठीक है। तो अब ये है बैलेंस रिएक्शन। मैंने क्या बोला था, बैलेंस इसीलिए ज़रूरत होती है ताकि हमें लास्ट में कोई समस्या ना आए। तो बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है इसमें, चाहे कौन सा ही टॉपिक हो आपका।
तो ये कितना है, ये हमारे पास 16 ग्राम। 16 ग्राम डिपॉजिट करने में कितना लगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 फैराडे लगा। तो अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, देखो जो चीज़ निकालनी होती है ना उसको तो हम लिखते हैं इस साइड, और जो चीज़ गिवन होती है उसको हम लिखते हैं लेफ्ट साइड में। देखो जो निकालनी होगी उसको तो राइट में लिखेंगे और जो चीज़ गिवन होगी उसको लेफ्ट में। अब क्या दे रखा है, ग्राम दे रखा है, तो ये ग्राम तो इस साइड लिखा जाएगा और ये करंट इस साइड लिखा जाएगा। अब 16 ग्राम डिपॉजिट करने में कितनी फैराडे लगेगा, 2 फैराडे। 1 ग्राम डिपॉजिट करने में कितना लगेगा, 2/16, और कितना दे रखा है, 1.6 ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट हुई है, तो 2 डिवाइड बाई 16 1.6। इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 फैराडे। हाँ ये देखो अब पेपर वाले ने क्या दे दिया, ऑक्सीजन की अमाउंट दे दी, ये नहीं दिया कि करंट कितना दिया है, तो करंट हमें इससे निकालना पड़ेगा। देखो 1.6 ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट हुई है, वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी से, देखो अब इलेक्ट्रोलिसिस सेल है, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो हमने बाहर से दी इलेक्ट्रिसिटी। अब इसने सीधा इलेक्ट्रिसिटी तो बताया नहीं, ऑक्सीजन की अमाउंट देती, तो हमने ऑक्सीजन की अमाउंट से ये पता लगा लिया कि बाहर से कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी गई है, तो ये इतनी 0.2 फैराडे है। अब क्या पूछा है कि कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, ठीक है, सिल्वर पूछा है। अब सिल्वर का क्या था, ये देखो ये सिल्वर वाली रिएक्शन थी, 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन था और 2 Ag। जो 1 मोल होता है Ag का, उसका मास होता है 108 ग्राम, ठीक है। अब ये देखो, अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो अब मैंने यहाँ 2 मोल लिए हैं Ag का, ये 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 बने हैं। अब मैं मेरी सिंप्लीफिकेशन के लिए, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो मैं 2 से 2 दोनों तरफ का काट दूँगी कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अगर मैं यहाँ 2 लेती हूँ साथ में तो मेरी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, पर अगर मैं इनको काट दूँ तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन Ag। अब बात क्या होती है, जो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, यहाँ सारा मतलब जो भी चीज़ है वो सब कुछ इक्वल होना चाहिए, चार्ज भी इक्वल होना चाहिए और एटम भी इक्वल, वो इक्वल है, ठीक है। तो इस Ag का मास कितना होता है, 108 होता है, तो देखो इसका भी 108 है, तो 108 ग्राम अगर सिल्वर लिबरेट करना है, लिबरेट नहीं, लिबरेट गैस होती है, मेटल डिपॉजिट होगा, यही पूछा इसने कितना डिपॉजिट होगा। तो 1 मोल ऑफ सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए कितना फैराडे लगा, 1 फैराडे लगा, ठीक है। 108 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे लगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 मोल ऑफ फैराडे, ठीक है। और हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई थी सेल से, 0.2 फैराडे। अब देखो क्या निकालना है, ग्राम निकालना, ग्राम को हम राइट साइड में लिखेंगे और करंट को लेफ्ट में लिखेंगे। तो देखो 1 फैराडे ने 108 ग्राम डिपॉजिट किया, और कितने फैराडे आए हमारे पास, 0.2 आए हैं, 108 गुणा 0.2। अब आप इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा, 612, 1 के बाद पॉइंट, 21.6 ग्राम। आपका आंसर आ गया 21.6 ग्राम। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए। देखो एक बार के लिए लगेगा कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, पर छोड़ना नहीं, एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप देखो, अब मैंने ये समझाया इसलिए आपको ये लगा कि ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, पर जब आपको आ जाएगा ना तब तो आप 1 मिनट भी नहीं लगाओगे सारी। तो इसलिए मैं डिटेल में बता रही हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े, समझ में आ गया तो आप इस यूनिट को छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है। अब देखो एक बार और बताती हूँ, अब कौन सी सेल थी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल थी, बाहर से वोल्टेज दी है, इसने ये नहीं बताया कि कितनी वोल्टेज दी है, इसने ऑक्सीजन की अमाउंट बता दी कि ऑक्सीजन इतनी रिलीज हुई है। तो इस अमाउंट से हम ये पता लगा लेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है।
तो ये बताया था, देखो 0.2 फैराडे पास हुआ है। अब इलेक्ट्रिसिटी बता दी, तो अब हम सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा उसका पता चल जाएगा। अब ये देखो, ये होती है सिल्वर की रिएक्शन। ये देखो देखो 108 ग्राम होता है इसका मोलिकुलर वो मतलब मोलर मास। 108 डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे लगा था, लेकिन सेल में से इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास हुई, 0.2 फैराडे। तो ये निकाल लिया, 1 फैराडे ने 108 ग्राम डिपॉजिट किया और 0.2 हमने बार से पास किया है, तो कितना डिपॉजिट होगा, 21.6 ग्राम। तो ऐसे आएगा आपका ऑप्शन ए। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल फॉर Fe2 पॉजिटिव टू Fe एंड Sn2 पॉजिटिव टू Sn इलेक्ट्रोड आर दिस फॉर द सेल रिएक्शन। अब देखो, पेपर वाले ने स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल दिया किसका, एक तो ये इलेक्ट्रोड है और एक है Sn वाली है। जो Fe की वैल्यू है ये है -0.44 वोल्टेज, और जो इसका पोटेंशियल है वो ये है, ठीक है। अब ये नहीं दिया कि कौन सी एनोड है कौन सी कैथोड है, ये हमें इन वैल्यू से पता लगेगा। जिसकी भी ये वैल्यू ज़्यादा होगी वो कैथोड का काम करेगी, जिसका भी स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड का काम करता है। तो अब देखो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं देखना है, नेगेटिव साइन के साथ देखना है। अब देखो हम ये देखो बिल्कुल बेसिक बात बताती हूँ। जैसे ये होता है हमारे पास 0 1 2 3 -1 -2। अब आप ये बताओ, -2 बड़ा होता है फिर -1, ये बड़ा होता है ना -1, ये 0 की तरफ है। जो 0 की साइड ज़्यादा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो -1 और -2 में से कौन सा बड़ा है, ये -1 बड़ा है। तो इसी तरह हमें इनका देखना है, -0.44 है और -0.14 है, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। और ये वैल्यू किसकी है, ये Sn2 पॉजिटिव की है, तो ये तो हमारे पास कैथोड का काम करेगी जो Sn वाला इलेक्ट्रोड है, और ये एनोड का काम करेगी। देखो अब हमें ये देखो वैल्यू देगी, दोनों नेगेटिव है। सिर्फ ये नहीं देखना है कि 0.14 तो छोटा है, नहीं, नेगेटिव साइन मिला के देखना है कि कौन सी वैल्यू एक्चुअल में बड़ी है। तो ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, दोनों की स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दे रखी है, तो जिसकी ये वैल्यू बड़ी होगी वो कैथोड का काम करेगा, किसकी बड़ी है, Sn के लिए, और जो दूसरी जिसकी छोटी होगी वो एनोड का काम करेगा। और ई सेल पूछा है इसने, ई सेल क्या हुआ, ई कैथोड -E एनोड, ठीक है। यहाँ कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना, कैथोड का कितना है -0.14 वोल्टेज माइनस, यह एनोड का लिखना है, एनोड का कितना है -0.44 वोल्ट। अब देखो जब दो नेगेटिव साइन आ जाए तो वो मिलकर क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव में बदल जाते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, -0.14 और ये पॉजिटिव का आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 0.30। किस में आएगा, पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी है तो पॉजिटिव इतना 0.30 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ये देखो नेगेटिव वाला भी दिया है, बस ये ज़्यादा एक्साइटमेंट में ये मत करना कि 0.30 मिल गया वो बस फटाक से इसको आंसर लगा दो, नहीं, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन सब कुछ देखना। तुम्हारे पास ऑप्शन ए आ गया। द सेल पोटेंशियल फॉर द गिवन सेल विल बी, अब ये सारे 2024 के चल रहे हैं तक तो। ये देखो अब देखो मैंने बताया था ना लास्ट में, स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला बताया था, ऊपर प्रोडक्ट आएगा नीचे रिएक्टेंट आएगा, तो ये इसी पे बेस है। अब देखो ये सेल दे रखी है, बीच में क्या है, साल्ट ब्रिज, ये डबल वर्टिकल लाइन इंडिकेट करती है साल्ट ब्रिज को, ठीक है। और ये क्या होती है, ये होती है हमारे पास कैथोड, और ये होती है एनोड, ठीक है। और ये इंडिकेट करता है फेज, ये आयोनिक फॉर्म है और ये
सॉलिड फॉर्म है जो इलेक्ट्रोड पर प्रेजेंट है और ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगी। इसी तरह मैग्नीशियम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा और ये अपने पास इलेक्ट्रोड है। अब इसने सेल की रिप्रेजेंटेशन दे दी। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ये वाली जो इलेक्ट्रोड है ये तो कैथोड का काम करेगी और ये एनोड का। जब हम सेल रिएक्शन का पता लगा लेंगे तो हम ये मतलब कौन सा फॉर्मूला आएगा उसका पता आसानी से चल जाएगा। अब देखो कैथोड का काम किसने किया है? कैथोड का काम किया है सिल्वर ने। Ag पॉजिटिव का क्या होगा? रिडक्शन, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? Ag में। और एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा? ये जो लेफ्ट में लिखा जाता है ये एनोड लिखा जाता है। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो यहाँ 2 ही लेने हैं। एक सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता तो ये 2 सिल्वर चाहिएंगे हमें और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 2 यहाँ आ जाएंगे। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? ये देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगी और इन दोनों को अब ऐड करके लिख दो सीधा। 2 Ag पॉजिटिव आ गया, Mg आ गया, किस में कन्वर्ट हो गया? Mg तो Mg2 पॉजिटिव में और 2 Ag पॉजिटिव Ag में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये दोनों तो क्या आ गए? रिएक्टेंट आ गए। ये दोनों क्या आ गए? प्रोडक्ट आ गए। ठीक है। अब मैंने क्या लिखा था कि ये फॉर्मूला कब लगता है? ये जब लगता है जब हमें ई सेल निकालना है। एक तो ई नोट है, एक ई सेल है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये कोई और जनरल कंडीशन दे रखी हो। तो अब हम ई सेल लिखेंगे। क्या था? ई नोट सेल माइनस RT/NF ln था। ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की। ठीक है। अब ई नोट सेल है माइनस RT/N। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इन्वॉल्व हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए एनोड पर, वो 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर गए और सिल्वर को रिड्यूस कर दिया तो N की वैल्यू है 2। ये F है, Ln है। अब ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में क्या है? एक तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और सिल्वर इन सॉलिड फॉर्म। जो सॉलिड होता है उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता तो हम सॉलिड की कंसंट्रेशन नहीं लगती। सिर्फ किसकी लिखी जाएगी? मैग्नीशियम की लिखी जाएगी, Mg2 पॉजिटिव। नीचे है रिएक्टेंट में कौन है? Ag पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस में प्रेजेंट है? सॉलिड में। तो यहाँ भी मैग्नीशियम सॉलिड की नहीं लिखी जाएगी, किसकी लिखी जाएगी? Ag पॉजिटिव की। ये देखो Ag पॉजिटिव। और जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो पावर में चला जाता है। ये देखो कंसंट्रेशन लिखती है जी पॉजिटिव और जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखते हैं वो ऊपर पावर में चला जाता है। अब देखो कोई ऐसा ऑप्शन है इनमें? अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखो ई नोट माइनस RT/2F ln Mg2 पॉजिटिव होने चाहिए। क्या गायब? इसमें से 2 गायब है। ये देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है लास्ट में, इसमें 2 नहीं है तो यह नहीं हो सकता। इसमें क्या है? नोट सेल माइनस RT/, इसमें उल्टा लिख दिया है। ये Ag पॉजिटिव हमारा किस में है? डिनोमिनेटर में आया है तो यहाँ तो न्यूमरेटर में है तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो ये नोट सेल प्लस RT/2F ln Mg, देखो यहाँ क्या है? यहाँ देखो साइन, यहाँ तो हमारे पास नेगेटिव साइन आया, बीच में प्लस है तो ये भी नहीं हो सकता। और ये लास्ट वाला देखो ई नोट सेल माइनस RT/2F ln Mg अपॉन देखो सिल्वर की पावर 2, तो हमारे पास ऑप्शन डी। तो ये देखो इतने आसान है। जो भी आपका कंसेप्ट रिपीट हुआ वो मैंने पहले बता दिया था, अब आपको सिर्फ अप्लाई करके देखना है। तो जब आप खुद चेक करोगे और इनके नोट्स बना लोगे तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं बोलोगे कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर आए थे और आसान थे। ठीक है। तब है ये 5th क्वेश्चन। फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl HCl NaC द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर 126.4, 425.9 एंड 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। लैम्डा नोट फॉर दिस। ये क्या होता है? ये होता है मोलर कंडक्टिविटी।
लैम्डा एम नॉट होता है मोलर कंडक्टिविटी। जब हम 1 मोल आयन डिजोल्व कर दें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जब जो कंडक्टिविटी आती है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। और लैम्डा नॉट क्या इंडिकेट करता है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कोई भी किसी तरह का इलेक्ट्रोलाइट हुआ उसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम आती है। 1 मोल डिजोल्व कर दिया है यानी कि मिनिमम से मिनिमम कंसंट्रेशन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, जब जो कंडक्टिविटी आती है मोलर कंडक्टिविटी। अब ये 3 इलेक्ट्रोलाइट्स के, ये NaCl, HCl और सोडियम एसीटेट, इनके लिए दे दी है पेपर वाले ने, और इसके लिए निकालनी है एसिटिक एसिड के लिए HAC। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह लिख लेंगे रिएक्शन की फॉर्म में कि हमें इसकी वैल्यू मिल जाए। ये क्या है? HAC यानी कि एसिटिक एसिड है। ठीक है, अब ये 3 है, इनको इस तरह लिख लेना है कि इन तीनों की रिएक्शन से हमें ये मिल जाए। अब देखो सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट में मैं HCl डालता हूँ, ये देखो सोडियम एसीटेट है प्लस HCl है, क्या रिएक्शन होगी? NaCl मिलेगा और HAC, ये देखो ये मिल गया बस। ये देखो सोडियम एसीटेट और HCl, मैंने क्या बोला था, इन तीनों को इस तरह से लिख लेना कि ये HAC मिल जाए, एसिटिक एसिड है। ये देखो NaCHCl एंड दिस, और इन 3 की वैल्यू दे रखी है और एक की निकालनी है, तो हम इन सब की वैल्यू पुट करेंगे। जो सोडियम एसीटेट है उसकी कितनी दे रखी है? 91.0, और जो HCl है इसकी दे रखी है 425.9, और जो NaCl है इसकी दे रखी है 126.4, इसकी निकालनी है। अब क्या है, ये दोनों तो लेफ्ट साइड में, ये राइट में है, इन दोनों को ऐड करेंगे 91.0 प्लस 425.9, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से NaCl की माइनस कर देंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? HAC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करोगे और इसको माइनस करोगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा 390.0, ये आएगा, और यूनिट यही रहेगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो देखो यहाँ भी इसमें क्या था, बस आपको इस तरह लिखना है कि HAC मिल जाए और इन 3 की वैल्यू दे मिलेगी और इसकी निकालनी होती है। अब ये दोनों एक साइड से तो ऐड हो गई, ये दूसरी साइड था तो माइनस हो गया और बस सीधा आंसर आ गया। तो ये भी बहुत आसान था। देखो नंबर ऑफ कूलम्स हैं रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ H2O to O2। अब देखो इस टाइप की जो रिएक्शन है उसमें क्या है, बस हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है और ये देखना है कि कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, बस हमारा क्वेश्चन में सोल्व हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बैलेंस। अब क्या है, H2O का ऑक्सीडेशन हुआ है किसमें? O2 में, तो कितने कूलम्स चाहिए हमें? देखो H2O की पहले वो लिखो इक्वेशन। अब ऑक्सीजन यहाँ किसमें प्रेजेंट है? -2 में, इसका 1 मोल लेना है, 1 ही मोल लिया है। O2 में कन्वर्ट होगा, एटम भी बैलेंस होना चाहिए, 1 ऑक्सीजन एटम यहाँ भी 1 है, यहाँ ये 0 में प्रेजेंट है, यहाँ -2 में प्रेजेंट था, और ये 2 H पॉजिटिव। देखो -2 में था, ऑक्सीडेशन होने के बाद 0 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो स्टार्टिंग में क्या बोला था? 1 मोल ऑफ H2O, तो 1 मोल लिया है, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, और इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। ठीक है, ये क्या है? 1 मोल ऑफ H2O है, और ये क्या है? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो ये ऐसे नहीं है कि वो एक H2O मॉलिक्यूल है, नहीं, ये 1 मोल लिखा जाता है केमिस्ट्री में, ये 1 मोल ऑफ H2O ने 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किए, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 2 फैराडे लूज हुए। ठीक है, 2 फैराडे। तो यही आ गया, यही पूछा था कि 1 मोल ऑफ H2O का जब ऑक्सीडेशन होगा तो कितने मोल ऑफ फैराडे निकलेंगे या फिर कितने चाहिए, तो 2 मोल ऑफ फैराडे। अब F की वैल्यू कितनी होती है? 96500 कूलम, ये होती है, 2 इंटू दिस है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 19200। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो इतने कूलम। अब देखो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है 19200 कूलम, देखो ये तो
बिल्कुल भी नहीं हो सकता, नहीं है। अब इन दोनों में से लिखना है, ये पावर में लिखे गए हैं। अब दोनों के पीछे 10 की पावर 5 है, तो हम इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब 10 की पावर 5 का क्या मतलब है, इसके 5, इसके पीछे 5 जीरो होंगे, तो इसके पीछे है, इसको आप 100 से तो मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड। देखो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं और उससे डिवाइड करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता। देखो 100 से 100 कैंसिल होता है, तीस रह गया। ये तो बस लिखने का अलग तरीका है। 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई, तो कोई फ़र्क नहीं आएगा आंसर में। आंसर तो यही लेना है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो ये बस हमने इसको पावर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई। अब इसके पीछे कितनी जीरो होगी, 3 तो ये 2 ये, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5। और 100 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 192 को कितना हो जाएगा, ये 1.92 गुणा में 10 की पावर 5 कूलम। तो ये आपका फाइनल आंसर, ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। अब ये 2022 की शुरू हो गई। व्हाट विल बी द ए नोट सेल फ्रॉम द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन। ए नोट अच्छा है, ये देखो। अब ये 2 इलेक्ट्रोड दे दिए इन्होंने, इनका ई नोट दे दिया। क्या पूछा है, ई नोट सेल पूछा है, क्या आएगा। वो क्या होता है, ई नोट ऑफ कैथोड, ई नोट ऑफ एनोड। देखो एक तो ये इलेक्ट्रोड आयरन वाली और एक जिंक वाली है। अब इसने ये नहीं दिया कि कौन सी कैथोड है, कौन सी एनोड है। कैसे पता चलेगा, इन वैल्यू से पता चलेगा। जिसकी भी ये इनोड की वैल्यू बड़ी होगी वो तो कैथोड का काम करेगी, और जिसकी कम होगी वो एनोड का। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये बड़ी है। तो ये जो आयरन वाली इलेक्ट्रोड है ये तो कैथोड का काम करेगी। किससे पता चला, इनोड से, इसकी इनोड बड़ी है। जिंक वाली है, ये एनोड का काम करेगी। कैसे पता चला, इसकी इनोड की वैल्यू कम है। ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा, पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी होती है हमेशा। तो अब ई नोट ऑफ कैथोड में क्या लिखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे 0.77 माइनस। ई नोट ऑफ एनोड में क्या लिखेंगे, ये माइनस 0.76। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 0.76। तो अब आप इन दोनों का ऐड करोगे तो 1.53 वोल्ट। तो ये आ गया ई नोट ऑफ सेल। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी। ये देखो 1.53 पॉजिटिव के साथ भी दिया गया है और नेगेटिव के साथ। तो ध्यान से देखना हमारे आंसर में लास्ट में क्या आया, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव आया है तो ये देखो ऑप्शन बी आ जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो ये भी 2022 में आया है, 19 में आया है, 2 बार आ चुके हैं। और ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया था ना, 5th क्वेश्चन, उस जैसा बिल्कुल। अब क्या है, एक तो NaOH है, NaCl है और बेरियम क्लोराइड है। किसकी पूछी है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की। तो हम इन तीनों को इस तरह लिखेंगे कि हमारे पास ये मिल जाए, ठीक है। जब हम NaOH की रिएक्शन करवा दें, किसके साथ है, बेरियम क्लोराइड के साथ करवा दें, तो हमारे पास देखो NaCl मिल जाएगा प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड। मैंने क्या बोला था कि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। देखो यहाँ 2 क्लोरीन है, क्या यहाँ 2 क्लोरीन है, नहीं, 2 लगाना पड़ेगा। क्लोरीन बैलेंस हो गए। अब यहाँ 2 सोडियम हो गए, क्या यहाँ 2 सोडियम है, नहीं, इसके आगे 2 लगाओ। अब देखो 2 सोडियम से 2 सोडियम, ठीक है। 2 OH हैं तो 2 OH हैं, Cl 2 थे 2 Cl, और बेरियम 1 है तो 1 ही। अब ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है। और ये जो आपकी वैल्यू होती है ये 1 मोल के लिए दी होती है। मान लो NaOH के लिए आपकी x ले रखी है, तो यहाँ तो 2 मोल है तो ये 2x हो जाएगी। अगर इसकी y गिवन है या तो इसका 1 मोल है तो y ही रहेगी। अगर इसकी z गिवन है या इसके 2 मोल हैं तो 2z हो जाएगा, ठीक है। ये इसका 1 मोल ही है। तो अब क्या है, अब इनकी वैल्यू लिखो आप और मल्टीप्लाई करना है। ये जो ऊपर दे रखी है 1 मोल की है, जिसके आगे भी 2 लगा है उसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी। अब क्या है, NaOH है। NaOH के लिए कितनी वैल्यू है,
248.1 दे रखी है। ये 1 मोल की, यहाँ कितने हैं 2 मोल, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब है बेरियम क्लोराइड, इसका तो 1 ही मोल है, इसकी 280 गिवन है तो 280 रहेगी। NaCl की कितनी गिवन है 126.5, 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब क्या है 2 गुणा 248.1, इसमें क्या ऐड होगा 280, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये इसमें से आप माइनस कर दो, 2 गुणा 126.5, और किसकी आ जाएगी, इस बेरियम की आ जाएगी। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो लास्ट में आएगा आपका 523, ये वैल्यू आएगी आपकी 10 की पावर 4, और यूनिट यही रहेंगी साइमन मीटर स्क्वायर। देखो अब इसकी निकालनी चाहिए, जो एक साइड होती है ऐड होती है और जो दूसरी साइड वाला माइनस होता है। अब इसमें मेन बात क्या थी, जो पहले 5th क्वेश्चन था उसमें सिर्फ सबका 1-1 मोल था, तो हमें न तो रिएक्शन बैलेंस करनी थी और न ही 2 से मल्टीप्लाई करना था। यहाँ 2 मोल इसके हैं, 2 इसके हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुए, क्योंकि ये जो ऊपर वैल्यू होती है 1 मोल के लिए दी हुई होती है। तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 523.2 गुणा 10 की पावर 4, तो ऑप्शन बी। तो ये देखो ये कंसेप्ट भी रिपीट हुआ है और ये भी रिपीट हुआ है, इसी नोट वैल्यू से पता लगा लेंगे कैथोड एनोड क्या है। हाँ, बस ये नहीं कि जल्दबाजी में आप सीधा इनको माइनस कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, ये रिएक्शन बैलेंस करनी जरूरी है। अब ये है स्टेट 2021 का। 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, one containing acidified ferrous chloride and another containing acidified ferric chloride are connected in series। कौन सी सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखो एक तो आपके पास ये होगी, ठीक है, एक ही होगी। अब क्या होता है सीरीज का क्या मतलब है, सीरीज में हमारे पास करंट सेम रहता है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगी ये नेगेटिव है। देखो एक में तो क्या बोला है फेरस, फेरस का क्या मतलब है, यहाँ आयरन 2 में प्रेजेंट होता है, फेरस का मतलब है आयरन इन +2, और दूसरी में क्या है फेरिक क्लोराइड, फेरिक में आयरन +3 में प्रेजेंट होता है। देखो 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, सीरीज में कनेक्ट है, एक में फेरस है एक में फेरिक है। फेरस फेरिस में ऑक्सीडेशन स्टेट का फ़र्क होता है। अब इन्होंने पूछा है कि कैथोड पर कितना डिपोजिशन होगा, द रेशियो ऑफ आयरन डिपोजिटेड एट कैथोड इन द 2 सेल रिएक्शन। अब देखो यहाँ ये अपने पास कैथोड है और यहाँ कैथोड है, इसमें तो क्या होगा जो Fe3 है उसका रिडक्शन होगा और इस पर डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ Fe2 का रिडक्शन होगा और इस कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब कितना रेशियो में डिपॉजिट होगा उसके लिए आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। देखो ऊपर पूछा है द रेशियो ऑफ आयरन डिपॉजिटेड, पहले फेरस लिखा जाएगा क्योंकि इसी रेशियो में पूछा है। मास ऑफ Fe2 पॉजिटिव डिपॉजिट, मास ऑफ Fe3, यह आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe3, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट नहीं, यहाँ Fe2 था ना, इसके सामने Fe2 ही आएगा और 3 के सामने 3 वाला ही आएगा। ये देखो मास ऑफ Fe2 डिपॉजिट टू Fe3 किसके बराबर होएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि स्पेस हो जाए। अब देखो आपका जो इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, वैलेंसी कह लो या फिर एन फैक्टर। वैलेंसी क्या है, जो चार्ज है, जैसे Fe2 पॉजिटिव है, इस पर कितना चार्ज है +2 और Fe3 में +3 है, तो इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी या फिर एन फैक्टर भी इसी को बोलते हैं। तो अब देखो ऊपर क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2 पॉजिटिव, मान लो जो Fe है इसका मोलर मास हमने मान लिया x, ठीक है,
मोलर मास हो गया इसका x। इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 पॉजिटिव क्या होगा, मोलर मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय इसका जो चार्ज यानी कि 2 x डिवाइडेड बाय 2। और नीचे क्या लिख देना था, नीचे लिख देना था इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe3 क्या होगा इसका x डिवाइडेड बाय 3, क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 3। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, रेशियो आ जाएगा 3/2। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। तो अब यहाँ तो क्या था, दो सेल थी, दोनों में आयरन था, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट थी सिर्फ। तो चाहे आपके पास आयरन की जगह जिंक होता, अगर ये पूछ लेता आयरन टू जिंक रेशियो क्या होगा, तो ऊपर आयरन और नीचे जिंक, तो उस क्वेश्चन में हमें इनका प्रॉपर मोलर मास लिखना होता। अब जैसे यहाँ तो दोनों आयरन था तो हमने x मान के ले लिया क्योंकि x को कैंसिल होना था। अब कोई और भी मेटल दे दे तो उसको भी हम ऐसे निकालेंगे, Fe होता और नीचे जिंक होता, तो ऊपर इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन, नीचे इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। और इक्विवेलेंट का वेट का ये फॉर्मूला आता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी या फिर एन फैक्टर, जितना चार्ज हो उसको डिवाइड कर दो, मोलर मास को उससे डिवाइड करते, बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपको याद कर लेना, ये भी आपको अपने नोट्स में मेंशन कर लेना। अब है विच इज नॉट ट्रू फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये आपका 2020 में आया हुआ है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है, ये देखो, ये हम रेफरेंस की तरह करते हैं। एक तो आपके पास इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है, ये प्लेटिनम वायर, और यहाँ से गैस पास करते हैं, और ये 1 मोलर HCl होता है, ये होती है SHE। जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है उसमें तो क्या होता है 1 मोलर HCl, और ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं जिसका प्रेशर होता है 1 बार, ठीक है। तो अब ये पूछा है कि इसके बारे में क्या सही नहीं है। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 1 मोलर, ये भी सही है, और प्रेशर है 1 बार, हाँ ये भी सही है, और टेम्परेचर, हाँ इसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये भी सही है। तो सही कौन सी नहीं है, डी सही नहीं है, तो इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी। देखो कंसंट्रेशन 1 मोलर और प्रेशर होगा गैस का वो भी 1 बार, टेम्परेचर 25 डिग्री, और इसमें ऐसा कोई मेटालिक कंडक्टर नहीं होता जो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करे, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है और यही पूछी थी। अब देखो ये भी इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या है, आपको रिएक्शन लिखनी है, वो भी बैलेंस्ड, दोनों साइड के एटम वो बैलेंस होनी चाहिए और चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चल जाता है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखो, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 4 kg of calcium in 2 hours by electrolysis. How much aluminium can be produced by same current in 2 hours? देखो कोई फैक्ट्री है, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, उसमें 2 घंटे में 40 kg कैल्शियम डिपॉजिट हो गया। अब हम उसी 2 घंटे में हमारा एल्यूमिनियम कितना प्रोड्यूस होगा वो बताना है। अब देखो यहाँ क्या है, करंट सेम है, ठीक है। अब ये बताया है, देखो करंट सेम है, पर ये नहीं बताया कि कितना करंट है। वो करंट कहाँ से निकालेंगे, इस कैल्शियम से निकालेंगे। ये तो बता दिया कि 2 घंटे इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, ठीक है। ये नहीं बताया कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी दी हमने। इलेक्ट्रिसिटी का पता कहाँ से चलेगा, ये जो कैल्शियम का डाटा दे रखा है इससे पता चलेगा। अब देखो पहले लिखते हैं हम बैलेंस इक्वेशन। देखो कैल्शियम होता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव में, इसको हम देंगे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये बनेगा। इलेक्ट्रोलिसिस में यही तो होता है, जो अपने पास कैटायन है उसका रिडक्शन करवाएंगे और ये कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। देखो ये तो आयन की फॉर्म में रहेगा, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इसका रिडक्शन होगा और ये कैथोड पर डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो यही होता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो कैल्शियम का एटॉमिक वेट दे दिया इसने 40 ग्राम, ठीक है। 40 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए हमें कितने मोल लगे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 फैराडे, ठीक है। ये तो हमें बैलेंस इक्वेशन से पता चला कि 40 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए 2 फैराडे लगते हैं, ठीक है। अब इसने क्या पूछा, हमारे पास तो 40 kg लिबरेट हुआ है, वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी से लिबरेट हुआ,
क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है तो फैराडे तो यहाँ लिखा जाएगा और ग्राम यहाँ लिखा जाएगा। 40 kg का क्या मतलब है? 40 गुणा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो ये कितना हो गया? ये देखो इतना कैल्शियम डिपॉजिट हुआ हमारे पास। अब हम इससे ये निकाल लेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है तो इस साइड लिखी जाएगी। अब देखो 40 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे लगे? 2 फैराडे लगे। ठीक है, 1 ग्राम के लिए कितना लगा? 2/40। कितना ग्राम रिलीज हुआ है? 40,000। तो 2/40 गुणा, ये देखो 1 0 से 1 कैंसिल और ये आ गया 4000। ठीक है, टोटल आ गया 2000 फैराडे। तो ये देखो 40 kg कैल्शियम डिपॉजिट करने में इन्होंने इतनी इलेक्ट्रिसिटी दी 2000 फैराडे। अब हमें इसका पता चल गया कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगी है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी से एल्यूमिनियम कितना रिलीज होगा? तो अब देखो ये इतने फैराडे लगे हमारे पास, इतनी इलेक्ट्रिसिटी देनी है अब हमने एल्यूमिनियम को। अब एल्यूमिनियम किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। ठीक है, इसको हमें 3 फैराडे देने पड़ते हैं तब जाके एल्यूमिनियम का मास दे रखा है 27 ग्राम। अब देखो 27 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए हमारे पास 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगे। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 फैराडे। ठीक है, अब क्या पूछा है? ग्राम निकालना है। देखो हाउ मच एल्यूमिनियम कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब ग्राम तो इस साइड लिखा जाएगा और फैराडे इस साइड। तो देखो 3 फैराडे कितना डिपॉजिट करता है? 27 ग्राम। 1 फैराडे कितना करेगा? 27/3। और कितने फैराडे हैं? 2000 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है। तो 27/3 गुणा 2000। ठीक है, 3 27 9 दूनी 18। तो ये देखो ये क्या आया है? हमारे पास ग्राम आया है। आंसर किस में है? केजी में। तो हम इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा? 18 किलोग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये देखो वैसे मैंने समझाया है इसलिए आपका एक क्वेश्चन लेंथी हो गया, अदरवाइज मैं खुद करती तो 1 ही मिनट लगाती और आपको भी जब समझ में आ जाएगा तो आप भी बस 1 मिनट लगाओगे। तो यही होता है इलेक्ट्रोलिसिस में हम बाहर से एनर्जी देते हैं। इसीलिए क्या था, देखो इसने 2 घंटे के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करवाई है तब जाके इतना 40 kg कैल्शियम डिपॉजिट हुआ। यहाँ से हमने इलेक्ट्रिसिटी निकाल ली कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी है और उसी इलेक्ट्रिसिटी से एल्यूमिनियम का पता लगा लिया कि इतना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है इन ए सेल दैट यूटिलाइज द रिएक्शन। देखो कोई सेल है उसकी ये रिएक्शन है। अब ऊपर क्या था? इलेक्ट्रोलिसिस थी। ये देखो इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल थी। अब पहले तो यह क्वेश्चन पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चल रही है या फिर इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, अब ये कौन सी है? इन ए सेल दैट यूटिलाइज द रिएक्शन। ये अपने पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ये सेल है। जो जिंक है उसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो H पॉजिटिव है उसका रिडक्शन हो रहा है। यानी कि इससे ये पता चल गया ये जो जिंक है ये तो एनोड का काम करेगी और ये जो H पॉजिटिव वाली है ये कैथोड का काम करेगी। ठीक बात है। एडिशन ऑफ H2SO4 टू कैथोड कंपार्टमेंट में। अब देखो इसने क्या कर दिया? H2SO4 ऐड कर दिया किसमें? कैथोड की साइड। ये देखो ये तो अपने पास जिंक की होगी और ये अपने पास है H पॉजिटिव होगा इसमें। ठीक है, यहाँ से प्रेशर पास किया गया है और इन दोनों को जोड़ दिया। ये साल्ट ब्रिज कुछ ऐसे ही है।
अब देखो जिंक तो एनोड का काम किया, या एनोड लिख दिया, यहाँ जिंक सल्फेट मिलेगा, ठीक है, और ये H पॉजिटिव है, ये कैथोड का काम करेगी। अब इसने बोल दिया यहाँ हमने H2SO4 डाल दिया बाहर से, ठीक है, कैथोड कंपार्टमेंट में H2SO4 डाल दिया, तो ई सेल पर क्या फ़र्क पड़ेगा और इक्विलिब्रिया पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो पूछा है। अब ये जो सेल है ये इक्विलिब्रिया में आ गई है, ठीक है। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा। अब हमने बाहर से H2SO4 डाला है, यानी कि H पॉजिटिव डाला है। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर यहाँ H पॉजिटिव ऐड डाल दें, मतलब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहाँ इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही होगी। यानी कि यहाँ H पॉजिटिव बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन इसको कम करना चाहिए, कम करने के लिए रिएक्शन आगे की तरफ मूव करेगी, यानी कि ये जो इक्विलिब्रिया है ये राइट साइड में चला जाएगा, ठीक है। देखो ली चैटलियर क्या बोलता है, ली चैटलियर बोलता है कि अगर यहाँ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, इसकी कंसंट्रेशन जो बढ़ी है उसको कम करना चाहेगी। उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस H पॉजिटिव को जल्दी जल्दी से H2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो रिएक्शन है वो आगे की तरफ मूव करेगी, यानी कि राइट। तो जो इक्विलिब्रिया है वो राइट में शिफ्ट होगा। तो इक्विलिब्रिया का तो पता चल गया। देखो 4 ऑप्शन हैं, ये जो स्टार्टिंग के 2 ऑप्शन हैं इनमें तो इक्विलिब्रिया को राइट में शिफ्ट किया गया है, और लास्ट के 2 ऑप्शन हैं इनमें इक्विलिब्रिया को लेफ्ट में शिफ्ट किया गया है। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते, क्योंकि इक्विलिब्रिया तो आपका राइट में जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। तो बचे अपने पास 2 ऑप्शन ए और बी। ए और बी में क्या डिफरेंस है, एक में तो ई सेल इंक्रीज हो रहा है और दूसरे में ई सेल डिक्रीज हो रहा है। तो वो कैसा पता चलेगा वो अब मैं बताती हूँ आपको। अब देखो ये सेल रिएक्शन लिख रखी है, मैंने क्या बोला था जो ई नोट सेल होता है वो क्या होता है, नहीं जो ई सेल होता है ई नोट सेल माइनस, मैं दूसरी नोटबुक में लिखती हूँ आपको, देखो इस पर समझाया था। ये देखो मैं रिएक्शन लिखती हूँ, जिंक सॉलिड है 2H पॉजिटिव है, इसमें कन्वर्ट हो गया जिंक 2 पॉजिटिव प्लस H2 गैस, ठीक है। अब ये तो अपने पास रिएक्टेंट है। देखो इक्विलिब्रिया का तो देख लिया हमने किस में शिफ्ट होगा, राइट में। अब हम ई सेल पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो पता लगाएंगे। तो मैंने क्या बताया था, जो ई सेल क्या होता है, ई नोट सेल है माइनस RT/NF, एन की वैल्यू है 2, Ln है, ऊपर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, बस जिंक 2 पॉजिटिव जो आयन होता है ना सिर्फ उसकी कंसंट्रेशन लिखी जाती है, इसकी भी नहीं लिखी जाएगी। और रिएक्टेंट में क्या है, ये है 2H पॉजिटिव, इसकी लिखी जाएगी। और ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसकी पावर बन जाता है, इसकी नहीं लिखी जाएगी, न इसकी लिखी जाएगी, जो भी आयन होता है सिर्फ उसकी कंसंट्रेशन। अब क्या बोला है, इसने बाहर से H2SO4 डाल दिया, ठीक है। H2SO4 डालेंगे तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अब देखो, अब जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये जो पूरी टर्म है ये क्या होगी, ये डिक्रीज होगी, ठीक है। डिक्रीज होगी तो हमारे पास देखो, अब एक तो ई नोट सेल में से हम एक माइनस करेंगे, एक ई नोट सेल में से हम 2 माइनस करेंगे, तो कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी, ये बड़ी आएगी ना। तो यही है, जब H पॉजिटिव बढ़ाया तो ये जो पूरा फैक्टर था ये कम हो गया। अब ई नोट सेल में से थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है तो अपना जो ई सेल है वो क्या करेगा, ये बढ़ जाएगा। तो बस यही था। अब H पॉजिटिव बढ़ाते ये जो पूरा फैक्टर है ना ये घट जाएगा। मान लो शुरू में 2 था, इनिशियली ये जो पूरा फैक्टर था ये 2 था, ठीक है। जब H पॉजिटिव बढ़ाया तो ये पूरा फैक्टर 1 हो गया, तो जो ई सेल की वैल्यू है वो इस केस में ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो अपना जो ई सेल है वो इंक्रीज होगा। तो यही था, ये देखो जो ई सेल है वो इंक्रीज होगा
और इक्विलिब्रिया अपना राइट में जाएगा, तो ऑप्शन ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए करंट ऑफ 9.65 एम्पियर इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl using suitable electrode for 1000 seconds. The amount of NaOH formed on electrolysis. अब देखो कौन सी सेल दी गई है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और क्या लिया गया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, और क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ NaOH डिपॉजिट, यानी कि NaOH कितना बनेगा। तो अब देखो पहले तो मैं बताती हूँ सेल की रिएक्शन क्या है। ये अपने पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये तो अपने पास कैथोड है और ये एनोड है। अब क्या लिया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, यानी कि NaCl प्लस वाटर है। यहाँ से कौन सा आयन आएगा, Na पॉजिटिव और Cl माइनस, यहाँ से H पॉजिटिव और OH माइनस। अब जो पॉजिटिव स्पीसीज होती हैं उनका क्या होता है, रिडक्शन, यानी कि Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, इनका क्या होना है, रिडक्शन। लेकिन रिडक्शन सिर्फ एक का होगा, तो किसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होता है, क्योंकि इसकी जो इनोट की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, और जो एनायन होता है उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास है 2 एनायन है, तो किसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है Cl माइनस का, ठीक है। अब H पॉजिटिव का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमारे पास H2 लिबरेट होगी 1/2 H2, और जो Cl का ऑक्सीडेशन होगा उससे लिबरेट होगा 1/2 Cl2। अब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज होगा उसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा, H पॉजिटिव, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में, ठीक है। और जो OH माइनस है वो एज इट इज रहेगा सॉल्यूशन के अंदर, और जो सोडियम पॉजिटिव है वो भी एज इट इज रहेगा। तो एनोड पर तो Cl2 लिबरेट होगी और कैथोड पर H2 लिबरेट होगी, और जो सोडियम और H पॉजिटिव है वो कंबाइन हो जाएंगे, मिलकर क्या बना देंगे, NaOH। तो यही पूछा है कि कितना NaOH लिबरेट होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन, देखो मेन बात क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और इसने एक गेन किया है, तो n की वैल्यू कितनी है, या n की वैल्यू है 1, और इसी की हमें ज़रूरत थी। देखो ये मैंने आपको इसीलिए बताया है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, स्टेट में आया है नहीं हुआ, लेकिन KVS NVS में ये पूछता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट होंगे, और मोल्टन NaCl की करेंगे तो क्या होंगे। मोल्टन का मैंने आपको शुरू में बता दिया है, ये एक्वस का था। अब मैं यहाँ n की वैल्यू की जरूरत थी, n की वैल्यू है 1, और देखो NaOH ऐसे लिखिए, देखो H2 और Cl2 तो लिबरेट हो जाएंगे, और Na पॉजिटिव OH माइनस कंबाइन करके बाद में NaOH हमारे पास एक्वस मतलब एल्केलाइन सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम करते हैं अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट, ठीक है। ये आप साथ साथ में नोट करते चला करो, यहाँ स्पेसिंग रह सके। अब देखो n की वैल्यू क्या है 1, इसने क्या पूछा है कि अमाउंट ऑफ NaOH फॉर्म, कितना NaOH बनेगा, ठीक है। NaOH का मास होता है 40। अब देखो इसने क्या दे दिया है, करंट दे दिया है। आपका जो करंट होता है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम। देखो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, टाइम दिया है और करंट दिया है, चार्ज निकाल लेंगे हम। चार्ज कैसे आ जाएगा, I × T 9.65, और देखो जो टाइम है वो तो आपका सेकंड में होना चाहिए, और करंट है एम्पियर में, और जो चार्ज आएगा वो कूलम में। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3, 2 के बाद पॉइंट, यानी कि इतने फैराडे आ गया। फैराडे नहीं, सॉरी, तो कूलम आया है। अब देखो हमारे पास इतना चार्ज है 9650, इतना चार्ज पास हुआ है, तो इतने से कितना NaOH बनेगा।
अब जब मैं इसको फैराडे में कन्वर्ट करूँगी तो किससे डिवाइड कर दूँगी, 96500 से, ठीक है। ये इतना चार्ज पास किया है सॉल्यूशन से। अब मैं जब इस चार्ज को फैराडे में, देखो दिख नहीं रहा था, सॉरी। अब इस चार्ज को जब मैं फैराडे में कन्वर्ट करूँगी तो हमारे पास कितने फैराडे आएगा, 0.1 फैराडे आएगा, यानी कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है, 0.1 फैराडे, ठीक है। अब NaOH का मास होता है 40 ग्राम, ठीक है। अब N की वैल्यू क्या थी, 1, यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास 40 ग्राम NaOH मिलता है, यानी कि 1 फैराडे से 40 ग्राम मिलता है। और 0.1 फैराडे से कितना मिलेगा, 40 गुणा 0.1, यानी कि 4 ग्राम। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही है, बस इलेक्ट्रिसिटी देख लो, उसके फैराडे में कन्वर्ट कर लो और आपका आसानी से आंसर आ जाता है। अब ये है HTET 2019 में आया हुआ। अब देखो, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ई नोट सेल। देखो क्या पूछा है, ई नोट सेल पूछा, यानी कि सेल का। ये आपको सेल दे दी, ये साल्ट ब्रिज है, ये जिंक वाली एनोड का काम करेगी और ये कॉपर वाली कैथोड का काम करेगी। अब इसने दे दिया, ठीक है। जो सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी होती है उससे हमें पहले पता लगा लेना है कौन सा एनोड है, कौन सी कैथोड है, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इसने वैल्यू भी दे दी, देखो वैल्यू से भी हम पता लगा सकते हैं कौन सी कैथोड है, कौन सी एनोड। और इसने सेल की रिप्रेजेंटेशन दे दी, अगर अकेली वैल्यू दे देता तो भी पता चल जाता, अगर अकेली ये रिप्रेजेंटेशन दे देता तो भी दे देता, ठीक है। तो जिंक वाली ने तो एनोड का काम किया है और कॉपर वाली ने कैथोड का। और जो ई सेल क्या होता है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, ठीक है। कैथोड की वैल्यू कौन सी है, ये जो कॉपर वाली वैल्यू है, ये है -0.17 वोल्ट, माइनस एनोड की वैल्यू कितनी है, -0.76 वोल्ट। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ये बचेगा इतना, +0.76 वोल्ट। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, ये आएगा 0.59। और किसका आएगा, प्लस का, प्लस वाली वैल्यू बड़ी थी तो प्लस का आएगा 0.59 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखो कितना आसान सवाल है। एक तो डेल्टा जी वाला क्वेश्चन और एक ये तो किसी को जो एक बार भी वीडियो देख लेगा ना वो भी करके आएगा इस सवाल को। तो अब है देखो, ये भी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था और बाद में भी इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन। ये देखो, वो पहले जो क्वेश्चन था वो पूरी सेल का था, अब ये हाफ सेल के लिए ये वाली क्वेश्चन कैसे लिखी जाएगी वो है। पहली बात तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखी जाती है, यानी कि Ag पॉजिटिव ये ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ तो अपने पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म लिखी जाती है, यहाँ रिड्यूस्ड। ये अपने पास सेल रिएक्शन है, ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये अपने पास रिएक्टेंट है। तो ई सेल कैसे लिखा जाता है, ये देखो ई सेल कैसे लिखा जाता है, ई नोट माइनस RT/NF, LN आ गया, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की। अब देखो प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास, Ag सॉलिड है तो सॉलिड की हम नहीं लिखते, उसकी जगह क्या लिख देते हैं 1। और रिएक्टेंट में क्या है, Ag पॉजिटिव। अब Ag पॉजिटिव एक ही है तो इसकी पावर भी 1 ही रहेगी। अब देखो, और N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू 1, तो इसको लिखेंगे जब ई नोट माइनस RT/N की वैल्यू 1 है तो ये हो गया LN है। प्रोडक्ट में सॉलिड है तो सॉलिड की हम 1 लेके चलते हैं, रिएक्टेंट में Ag पॉजिटिव है और एक ही मोल है तो सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये देखो -RT/F LN, यहाँ तो इसकी पावर 2 है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसकी पावर तो एक ही है क्योंकि यहाँ 1 मोल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन है,
यहाँ बीच में निशान प्लस का लगाया गया RT/F ln। अब देखो जब मैं इस Ag पॉजिटिव के ऊपर लिख दूंगी तो ये जो बीच में जो साइन है वो पलट जाता है। अब जैसे नेगेटिव साइन था, अगर मैं Ag पॉजिटिव को ऊपर लिख दूं तो ये साइन प्लस का हो जाता है, RT/F आ जाएगा, ln आ जाएगा, और Ag पॉजिटिव देखो ऊपर लिखूंगी तो बीच में जो नेगेटिव साइन हो प्लस का हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन बी है वो कुछ ऐसा ही है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी में क्या किया गया है, ऑप्शन सी में Ag को तो ऊपर ले आए लेकिन साइन चेंज नहीं किया, तो ये नहीं हो सकता। और इसमें क्या है, Ag तो नीचे ही है लेकिन साइन बदल दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास ऑप्शन, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। एचटेट में तो ऐसा आता है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री का तो मैं मानती हूँ कि आपकी 1 मिनट लग जाएगी, अदरवाइज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सिर्फ 8 मिनट के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा जी इज करेक्ट रिलेटेड टू ई नोट। ये 2018 में या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रखा है। क्या होता है, डेल्टा जी नोट है -NF ई नोट सेल। तो देख लो कौन सा है, 1 नंबर बिल्कुल फ्री का है, आधी सेकंड भी नहीं लगती इसको, तो टिक करने में इतने आसान आते हैं। तो देखो डेल्टा जी ये फॉर्मूला नहीं, -RT ये भी नहीं, डेल्टा जी NF लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन नहीं, तो ये भी नहीं। कौन सा फॉर्मूला है, ये ऑप्शन डी वाला -NF ई नोट सेल, तो ऑप्शन डी। अब है ये क्वेश्चन, व्हाट वेट ऑफ कॉपर, इसका इसने दे दिया मोलर मास, डिपॉजिट्स व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू क्यूप्रिक साल्ट सॉल्यूशन। अब इसने ये बोला है कि जब 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे क्यूप्रिक साल्ट से तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। ये कौन सी सेल है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सी सेल है। इलेक्ट्रिसिटी दे दी और क्यूप्रिक साल्ट है और इसका मोलर मास दे दिया, तो बिल्कुल ही आसान हो गया था। अच्छा ये ऊपरी सोल्व करवाती हूँ आपको। जो क्यूप्रिक साल्ट होता है वो होता है हमारे पास +2। देखो एक तो होता है क्यूप्रिक, क्यूप्रिक में तो जो कॉपर होता है वो +2 में होता है, और एक होता है क्यूप्रस, इसमें हमारे पास +1 में होता है। देखो क्यूप्रिक में कॉपर +2 में होता है और क्यूप्रस में +1 में होता है, तो हमारे पास क्यूप्रिक साल्ट दे रखा है। ठीक है, क्यूप्रिक यानी कि +2 वाला। अब क्या है, क्यूप्रिक साल्ट है। अब मैं अगर इसका रिडक्शन करूँगी तो मेरे को कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जब मैं 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे पास करवाती हूँ तो कितना कॉपर डिपॉजिट होता है, 63.5 ग्राम। ठीक है, 63.5 ग्राम। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, 2 फैराडे। ठीक है, जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना वो किसके बराबर होता है, 1 फैराडे के बराबर होता है। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का किसके बराबर हुआ, 2 फैराडे के बराबर। ठीक है, अब क्या पूछा है कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, तो जो ग्राम है वो तो इस साइड लिखा जाएगा और जो फैराडे है वो इस साइड लिखे जाएंगे। अब 2 फैराडे से कितना डिपॉजिट होता है, 63.5 ग्राम, और 1 फैराडे से कितना डिपॉजिट होगा, 63.5/2। क्या जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा 31.75 ग्राम, यानी कि ऑप्शन बी। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सारे करवा दिए हैं विद फॉर्मूला। देखो पहले सारे फॉर्मूले बताए, कंसेप्ट भी बता दिया बहुत डिटेल में, इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। और ये है आपकी आंसर, ये देखो 17 क्वेश्चन आए थे आपके, सभी के ये आंसर हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसे ही मेरे साथ अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं जितनी भी नेट हम सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी उनके साथ आपको सारे फॉर्मूले और कंसेप्ट बताती चलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।